आशा करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है और अब हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे की कहानी। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा वहां पे कि ओम्स लॉ क्या होता है, आपने ये देखा कि वो ग्राफिकल वाला एनालिसिस आप लोगों ने देख लिया है। अब हमें एक और चीज देखना है क्लास 12 में, दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन, ये ओम्स लॉ का थोड़ा सा डेरिवेशन देखना है। देखते हैं क्या करना पड़ता है इसमें। अब देखिए, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ में कुछ बड़ी कहानी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है और आराम से करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू होती है ई टाउ अपॉन एम होती है। पढ़ रखा है हम लोगों ने, पढ़ रखा है ना, डेराइव किया था। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और चीज बात पता है कि आई इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इक्वेशन 1 भी पढ़ी हुई है और इक्वेशन 2 भी पढ़ी हुई है। अच्छा, एक और चीज बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने पढ़ा था ना, E इक्वल्स टू वी बाई एल। E इक्वल्स टू वी बाई एल, मैं ये E के बदले V बाई एल लिख सकता हूँ क्या? E इक्वल्स टू वी बाई एम एल टाउ। तो VD इक्वल्स टू ये हो गई और I इक्वल्स टू NAVD ये हो गई। ये इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, ये जो VD की वैल्यू है, ये जो VD दिख रहा है, इसकी वैल्यू से छाप दूंगा। कैसे देखते हैं, देखो, NAE, VD के बदले क्या आएगा, EV टाउ अपॉन M इंटू एल। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, NAE स्क्वायर V टाउ अपॉन M इंटू एल। बोलो यहां पे किसी को दिक्कत है? अब एक चीज ध्यान से देखो, n जो थी नंबर डेंसिटी थी लास्ट टाइम पे, n भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होने वाला। एक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन थे वो तो फिक्स्ड है। एरिया ऑफ द कंडक्टर भी फिक्स्ड है, वो भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार जितना वायर ले लिया, जितना कंडक्टर लिया, उतना ही रहने वाला है। E यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला। टाउ रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंडक्टर का बिहेवियर सेम ही रहने वाला है, वो सेम रिलैक्सेशन टाइम लेने वाला है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट रहने वाला है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो पोर्शन है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, आई इंटू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ये मेरा पूरा का पूरा कांस्टेंट है। बोल सकते हैं ना, क्योंकि मास कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट। और मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, v इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो मैं इसको बोलता हूं ये दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड r, और i आ गया। बोलो बोलो, v इक्वल्स टू r इक्वल्स टू i। और अगर मैं r को रिमूव करूं, कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा ना। तो यही तो ओम्स लॉ था। सो वी गॉट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि r की वैल्यू होती है यहाँ पे एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर, सॉरी, ई स्क्वायर टाउ। ये वैल्यू एकदम दिल में रखना, जहन में डाल लो। कभी भी कोई नींद में उठा के पूछे कि आर की वैल्यू क्या, तो आपको बोलना चाहिए एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। एकदम याद रहनी चाहिए। यही आपका हो गया। अब देखो, उसके बाद हमें देखना होता है रजिस्टिविटी को। इसको नोट डाउन करने के लिए मैं आप लोग को ये स्क्रीन पूरी एक में ले आता हूं। आप लोग अब इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें पता करना पड़ेगा, रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या फिर रजिस्टिविटी ना बोल के रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका पढ़ने का मूड किस किस चीज पर डिपेंड करता है। आपका रिजल्ट आया, उसमें हम देखा यार नंबर कम आ गए, अब तो अगले साल में फाड़ डालूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो पढ़ने का मूड बनेगा 2-3 घंटे, फिर वापस डाउन। उसी तरह से रेजिस्टेंस भी कितना ऑफर करने वाला है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, अपने से कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो भी किसी किसी चीज पे डिपेंड करेगा। वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, पहले लिखते हैं। पहला चीज वो डिपेंड करेगा लेंथ पे। और कैसे डिपेंड करेगा, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। दूसरी पॉइंट, रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटते जाएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटते जाएगा। थर्ड पॉइंट, इस इक्वेशन को मिला देंगे हम लोग। आर, ये होगा हमारी इक्वेशन 1, ये होगी मेरी इक्वेशन 2,
मिलाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब स्टूडेंट पूछेगा सर आपने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, हमने मान लिया, आपने बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, हमने मान लिया। अरे रीजन तो बताओ, फिजिक्स है, कोई हिस्ट्री थोड़ी ना कि रट लें। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये रेलवे वाला प्लेटफॉर्म है। क्या है ये, रेलवे वाला प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म में बहुत ही आदमी भरे पड़े एकदम ऐसे ऐसे, मतलब जगह जगह आदमी एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारे आदमी है, बहुत सारे आदमी है, बहुत सारे। ऐसा होता है ना, ट्रेन आती तो सब लोग रास्ते पे खड़े हो जाते हैं ऐसे करके। अब मैं बोलूं कि आप यहां से वहां जाओ तो आप क्या करोगे, कभी यहां जाओगे, फिर यहां जाओगे, यहां जाओगे, फिर यहां जाओगे, बड़ी मुश्किल से जा रहे हो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते जा रहे हैं। जितना लंबा प्लेटफॉर्म होगा उतने ज्यादा आदमी होंगे, उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी उतने ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस आपको फेस करने पड़ेंगे, उसी तरह से आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी एग्जांपल को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया कि ये जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया था चलने के लिए, अब मैंने उस प्लेटफॉर्म को बहुत ही छोटा कर दिया, मतलब एरिया क्या किया, घटा दिया। तो वो जो इतने सारे आदमी थे उनको इसी एरिया में रहना पड़ेगा। मतलब जो पूरे आदमी, मैंने सिर्फ एरिया घटाया है, आदमी नहीं घटाए हैं। मतलब पहले जितने आदमी थे अभी भी उतने ही आदमी हैं, पहले वो इतनी जगह में थे अब वो इतनी जगह में है। तब क्या होगा, अब आपको जाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, ऐसे 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 करके बड़ी मुश्किल से आप पहुंच पाओगे, है ना। तो जैसे ही मैंने एरिया घटाया मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना, एरिया घटाओ रेजिस्टेंस बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ रेजिस्टेंस घटाओ। अब अगर मैं फिर से बहुत एरिया कर दूं, बहुत ही ज्यादा एरिया दे दूंगा तो आप आराम से चल जाओगे। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में भी यही होता है, ठीक है। आई होप ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर है। बाकी अगर क्लियर ना होने पे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोगों को भैया प्रोपोर्शनल में तो काम करने की आदत है नहीं, हमें तो इक्वल टू चाहिए होता है। मैं क्या करूंगा, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अब मेरी ये जो रो है ना, ये रो, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं रजिस्टिविटी, या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर रजिस्टिविटी बोलते हैं। व्हाट इज हियर रो, रो इज रजिस्टिविटी। आई होप यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर है। आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि रजिस्टिविटी भी अच्छे से समझ में आ गई। सर कहाँ समझ में आ गई, रजिस्टिविटी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, खाली बोला रजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, कहीं नहीं बताते, ना स्कूल में बताता है ना कहीं और बताते हैं, और आप भी बोल रहे हैं कि रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी होती है। बताऊंगा, सब बताऊंगा। देखो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। कोई कुछ कुछ आपको बोलेंगे कि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि रजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल होती है। क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। कहने का मतलब है कि अगर मैं स्टील लेके जाऊं तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, मैं अगर आयरन लेके जाऊं तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। वो मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसा मटेरियल यूज कर रहे हो, हर एक मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गया। उसके आगे बताइए, उसके आगे क्या होता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगी। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो रेजिस्टिविटी में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे, अभी सिल्वर था फिर लोहा ले आए फिर आप स्टील ले आए, तो रेजिस्टिविटी चेंज होती जाएगी। लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है, आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैं स्टील लेके आया, पहले उसकी कितनी लेंथ थी, मैंने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस चेंज हो गया। पहले ये स्टील था, उसका एरिया इतना था, मैंने उसको छोटा कर दिया, रेजिस्टेंस फिर से चेंज हो गया। लेकिन रेजिस्टिविटी, लेंथ इतना रखो या इतना रखो, एरिया इतना रखो या इतना रखो, चेंज नहीं होगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ नेचर पे एंड टेम्परेचर पे। उसके बाद में रेजिस्टिविटी का और रेजिस्टेंस का यूनिट भी अलग होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, OHM। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। जबकि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, निकाल लेते हैं, अभी देखो कैसे निकलेगा। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, सबको एक तरफ ले आओ, R इंटू ए अपॉन एल इक्वल्स टू रो, इक्वल्स टू रो। R मतलब ओम, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, लेंथ मतलब मीटर, ये काट देंगे तो क्या आएगा, रो इक्वल्स टू, रो का यूनिट आ जाएगा ओम मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या है,
ओम मीटर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको पता चल गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस पता चल गया। रेजिस्टिविटी को मैं आगे भी यूज करूंगा और एक और अच्छी चीज बताऊंगा। नहीं, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, सब कुछ समझेंगे, उन्ना समझेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आगे बताऊंगा इस चीज के बारे में। तो आपको पता चल गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम चीज नहीं होती। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया R = ρ L बाई A। रेजिस्टिविटी अलग चीज होती है, उसका यूनिट आपने देख लिया। अब हम लोग रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला निकालेंगे। मैं वीडियो पॉज कीजिए और ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये डेरिवेशन एग्जाम में कभी नहीं आती, इस पे बेस्ट फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हमें क्या देखना है कि सर अभी जस्ट आपने बताया R = ml/n/a/e² और R के बदले आपने बोला कि ρL/A होता है। मैंने तो बोला था, मैं अभी भी ना नहीं कर रहा हूं। तो सर इसको अगर इक्वेट करेंगे हम लोग तो यार सर ये A चला जाएगा, ये L चला जाएगा, तो मुझे रो की वैल्यू मिलेगी m/n/e²τ। मैं बोलूंगा यस मिलेगी। और ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद रख लो इसको भाई, याद कर लो, चार्ट बना लो, फॉर्मूले सारे एक चार्ट में लिख लो और रिवीजन के टाइम में फॉर्मूला को देखते जाओ। न्यूमेरिकल ऐसे बनेंगे, न्यूमेरिकल ऐसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, सब बनेगा। पर क्या है, रिवीजन होना चाहिए, दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इससे एक और चीज पता चलता है। अब आपने इतना तक निकाले, अब मेरी बारी। मैंने बोला देखो एक और चीज पता चलेगा। अब बोले क्या कि सर रो जो है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब नंबर डेंसिटी घटेगी तो रो बढ़ेगा, नंबर डेंसिटी घटेगी रो बढ़ेगा। उसी तरह से अगर मेरा रिलैक्सेशन टाइम रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम भी है। अगर रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रो बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रो बढ़ा। ये हमें इस फॉर्मूला से पता चला। इसको भी नोट डाउन करके रखिए और सेट कर दीजिए कि ये रिलेशन होता है। एग्जाम में पूछते ही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।